उत्तराखंड के उत्तरकाशी से आ रही है, जहां के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 21 पर्वतारोही छात्र आज एक हिमस्खलन में फंस गए। ये सभी द्रौपदी का डांडा 2 शिखर से लौट रहे थे। ये एक ट्रेनिंग समिट है, ट्रेनिंग शिखर है और प्रशिक्षण के बाद पर्वतारोही छात्रों को सबसे पहले यहां ले जाया जाता है। आज सुबह जब वो लौट रहे थे तो एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। कुल 29 लोग इस टीम में थे, जिनमें से 8 को बचा लिया गया है, लेकिन 21 को बचाने की अब भी कोशिशें, उन्हें निकालने की अब भी कोशिशें चल रही हैं। इस काम में आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव का अभियान चल रहा है उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड से, जहां से 13,000 फीट की ऊंचाई पर दूसरे हेलीपैड पर जो घायल पर्वतारोही हैं उन्हें लाने की कोशिश हो रही है। करीब 5,006 मीटर की ऊंचाई पर है द्रौपदी का डांडा 2 शिखर, जहां ट्रेनिंग के बाद इन छात्रों को ले जाया जाता है। देश भर से छात्र पर्वतारोहण के प्रशिक्षण के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आते हैं, जो एक देश का जाना माना पर्वतारोहण संस्थान है। इस राहत और बचाव पर हमारे साथ इस वक्त उत्तरकाशी के एसपी हैं अर्पण यदुवंशी। अर्पण साहब, कैसा चल रहा है राहत और बचाव का काम इस वक्त? देखिए, ये जो जहाँ पे ये जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये काफी ज्यादा हाइट पे है, ऑलमोस्ट अराउंड 17,000 फीट है। तो वहाँ पे हमारी जो ऑलरेडी एसडीआरएफ की टीम है वो वहाँ पहुंच चुकी है और वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। परंतु अभी संपर्क स्थापित करने में काफी टाइम लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि जैसे कुछ भी और हमको अपडेट मिलता है हम आपको इसमें जरूर बताएंगे आगे कुछ। जी, अभी तक कितने छात्रों को और इंस्ट्रक्टर्स को बचाया गया है कुल? देखिए, सुबह तक जब ये अवलांच हुआ था तो 28 लोगों की जानकारी आ रही थी हमारे पास कि 28 लोग जो है फंसे हुए हैं। 8 लोगों को इसमें अभी निकाल लिया गया है, बट उनकी क्या स्थिति है, वो घायल हैं, सर्वाइवर हैं, कितनी चोट आई हुई है, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। ये जैसी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से हमको कुछ और जानकारी मिलेगी उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा ये। जी, शुक्रिया अर्पण यदुवंशी, उत्तरकाशी के एसपी हमारे साथ थे फोन लाइन पर। हमारे साथ अब फोन लाइन पर हैं कर्नल अजय कोठियाल, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पूर्व में प्रिंसिपल रह चुके हैं, खुद एवरेस्ट विजेता हैं। कर्नल कोठियाल, ये जो समिट है द्रौपदी का डांडा, कितनी कठिन समिट है और क्या हुआ होगा, आपको किस तरह की जानकारी मिल रही है और राहत और बचाव का काम कितना मुश्किल है? देखो सुशील, मैं क्योंकि वहां पे रहा हूं पहले एनआईएम में, जैसे आपने अभी बोला, और क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग एरिया में कई बार गया भी हूं, तो मैं अभी जानकारी तो मेरे को जो मिल रही है ना, वो तो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं जो समझ सकता हूं कि द्रौपदी का डांडा जब बेसिक कोर्स करने के बाद स्टूडेंट एडवांस कोर्स कर रहा होता है, तो उस टाइम पे कल्मिनेशन में उसको सारी जब ट्रेनिंग दे दी जाती है ग्लेशिएटेड टेरेन में, माउंटेनियरिंग में, तब उसको कल्मिनेशन में ये पीक कराई जाती है। जो मेरे को जानकारी है, आज सुबह कोई 8:30-9 बजे के करीब कहीं अवलांच आया, जब ये स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स रोप अप होकर के, रोप अप मतलब क्योंकि वो टेरेन वैसी है जहाँ पे कई क्रेवासेस होती हैं, तो स्टूडेंट्स को 6-6, 7-7, 8-8 की एक रोप में बांध करके और फिर ले जाया जाता है, जो कि एक माउंटेनियरिंग की टेक्निक है। वापस आ रहे थे, अवलांच में आ गए। पहले कभी ऐसा इंसिडेंट उस एरिया में हुआ नहीं है, क्योंकि है तो वो एक चैलेंजिंग पीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स भी उतने ही कैपेबल बना दिए जाते हैं ले जाने से पहले उस पीक में। और आज तक कभी हादसा नहीं हुआ था, पर ये कई बार ना इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि जो अचानक ही होते हैं, जैसे केदारनाथ डिजास्टर थी। मैं खाली इसमें एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हाई ऑल्टीट्यूड में काम करने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरटेक करने के लिए, वो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। और उसके इंस्ट्रक्टर्स, जैसे 7-8 स्टूडेंट्स के बीच में एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो इंस्ट्रक्टर साथ में है। एक कोर्स जब एडवांस जाता है ऊपर समिट के लिए, तो बेसिक कोर्स जो है वो नीचे ढोकरानी बामक बोलते हैं उसको, ढोकरानी ग्लेशियर, वहां पे होता है। तो आज इस टाइम पे जिसे बोलेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि इमीडिएटली एवलांच के आने के बाद ना जितना जल्दी आप उनको रेस्क्यू कर सकें, सर्वाइवल के चांसेस बनते हैं। उसके बाद में तो फिर वो सांस बंद हो जाना, ये अपना बॉडी को हाइपरथर्मिया, ये सब चीजें हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए फर्स्ट रिस्पॉन्डर वहीं पे अवेलेबल हैं जो कर रहे हैं। और साथ में इस टाइम पे जैसे एनआईएम का प्रिंसिपल है कर्नल अमित बिष्ट, वो खुद बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है। उसने आर्मी के टाइम पे एविएशन में था, वो फ्लाइंग करता था,
उसके बाद में सारे ऊंचे पहाड़ों पे वो चढ़ा हुआ है, माउंट एवरेस्ट अभी चढ़ के आया, रेस्क्यू उसने बड़े अच्छे कर रखे हैं। मतलब एक लीडिंग जो होती है वो बहुत अच्छी है इस टाइम पे, जो ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद में रिस्पॉन्डर्स बनते हैं। ये वही एनआईएम है जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जब केदारनाथ में रिकंस्ट्रक्शन हुआ इसी एनआईएम ने करा था। तो सक्षमता आज इस विपरीत परिस्थिति में इसको हैंडल करने के लिए मेरे को लगता है बहुत अच्छी है। आपने तो देखा है केदारनाथ भी और उत्तरकाशी एनआईएम वगैरह जब आप रेस्क्यू के बाद में ये आए थे, तो आज इंसिडेंट तो हो रखा है, लेकिन इसमें अभी इनपुट्स भी आएंगे, कुछ रेस्क्यू हो गए हैं। अभी वो रेस्क्यू के बाद में क्या उनका सर्वाइवल है, क्या उनके चोटें लगी है, वो सब डिपेंड करेगा अभी। कर्नल साहब, आपने इस तरह के रेस्क्यू पहले भी किए हैं। कामेट में एक बड़ा हिमस्खलन आया था जब आप वहां समिट कर रहे थे और तब आपने 8 से 10 लोगों की जान बचाई थी जो बर्फ में फंस गए थे। तो किस तरह की चुनौती होती है, किस तरह से फंस जाते हैं बर्फ में पर्वतारोही जब इस तरह का कोई हिमस्खलन आता है, और क्या उसमें बचाने के तरीके हो सकते हैं जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के? कितना समय होता है? देखो सुशील, इसमें क्या है कि जो मैं समझता हूँ, मतलब जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करूंगा। एक तो हाई ऑल्टीट्यूड में जब ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो वैसे भी काफी ऊंचाई में होते हैं जहां रेयर एटमॉस्फेयर है, तो जो भी रेस्क्यू टीम नीचे से जाती है वो अच्छी क्वालिफाइड होती है, कोई डाउट नहीं है। जैसे हमारी एनडीआरएफ जो नेशनल लेवल पे है, एसडीआरएफ जो स्टेट लेवल पे है, और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लेकिन ऊपर जाकर के ना सबसे बढ़िया रिस्पॉन्डर कौन होता है? विद इन द ग्रुप, क्योंकि वो एक्लेमेटाइज्ड है वहां पे। ऊपर उनको इस टाइम पे चलने में उतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी दूसरों को होती है। मतलब ये नेचुरल प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं। दूसरा, इवैक्यूएशन। अभी इवैक्यूएशन प्लान जो है वो कैसे होता है? उत्तरकाशी में एक जगह है मातली, अब ऊपर हेलीकॉप्टर गए इन टीम्स को लेकर के, इन टीम्स ने वहां से रेस्क्यू शुरू करा। तो प्रायोरिटी करते हैं, प्रायोरिटी वन इज फेटल, मतलब सॉरी प्रायोरिटी 4 इज फेटल, जिसको कि प्रायोरिटी नहीं दी जाती है रेस्क्यू में, क्योंकि जो जिंदा हैं, जो बहुत ज्यादा चोटें लग रखी हैं, उनको जल्दी से जल्दी नीचे लाया जाए ताकि उनका इलाज हो सके। अब कैसे लेके आया जाए? मतलब एक है जो उत्तरकाशी में ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसको ना उत्तरकाशी लाया जाएगा। जो ज्यादा सीरियस है उनको देहरादून लाने की जरूरत है। मतलब दिस शुड बी पार्ट ऑफ दी नाउ इवैक्यूएशन प्लान, जो कि कर रहे होंगे क्योंकि एनआईएम के फोर्स का तरीका ही है। मातली से इसलिए भी मूव कर रहे हैं, सबको देहरादून इसलिए भी नहीं लेके आ सकते क्योंकि रिसोर्सेज को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। हेलीकॉप्टर है, अगर देहरादून से द्रौपदी का डांडा का बेस कैंप में जाता है और वापस आता है तो उसको टाइम लगेगा कोई 1 घंटा मान लो फॉर एग्जाम्पल। मातली से शायद वो 10 मिनट में करेगा तो उतना जल्दी इवैक्यूएशन होगा। नीचे थोड़ा तैयारियां करने की जरूरत है। अब ऊपर से जब कैजुअलिटी आएगी तो उसको वो सुन्न हो गया है ठंड की वजह से, तो यहाँ पे कैसे हॉट वाटर बैग्स, कैसे वो कमरे को हाई टेम्परेचर में रखा जाए ताकि एकदम से उनको जो होता है ना रिससिटेशन, दोबारा से रिवाइव करने के लिए वो प्रोसीजर वो करे जाए। और साथ में अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, वैसे तो एनआईएम का डॉक्टर खुद ऊपर है क्योंकि वो हर कोर्स में होता है, पर ये जो है ये कहीं ना कहीं जगह जगह पे प्लेस होने चाहिए, जो मेरे को लगता है इस टाइम पे करना चाहिए, जो हो रहा होगा। कितना समय होता है इस खास तौर पे हम अगर ये भी देखें कि ये सभी प्रशिक्षु छात्र थे, ट्रेनी माउंटेनियर थे, तो अभी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी नहीं होंगे इस तरह के, उसमें कितना समय रहता है? कितने समय के अंदर आज भी अभी अगर देखा जाए 3 बजे हैं तो लगभग 4 घंटे का, 3.5 घंटे का लाइट टाइम हमारे पास है, रोशनी का समय जितनी देर में पूरा हो सकता है, तो कितना अमूमन समय होता है जिसमें निकाल लिया जाना चाहिए किसी को सुरक्षित? देखो आइडियल तो है कि अगर अवलांच आया तो बर्फ में दबे होंगे, चोटें भी लगी होंगी, चलने में नाकाबिल हो सकते हैं, कुछ होंगे जो मतलब जिनको कि स्ट्रैंडेड होंगे लेकिन लेके आया जा सकता है सपोर्ट के साथ में। अब इसमें तो ये है कि टाइम फैक्टर को एकदम से हम नहीं ले सकते, पर जितना जल्दी हो सके बर्फ से तो पहले रिट्रीव करने की जरूरत है बेस कैंप एरिया तक। बेस कैंप में एटलीस्ट ये है कि टेंट्स हैं, वहां पे इनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वो लाइफ सेविंग इंजेक्शन दिए जा सकते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन होता है जो ना बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है इन बॉडी की ये टूट फूट के बाद में। कुछ ऐसे भी होते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो उनको मौसम बेशक ये अंधेरा जरूर हो जाए, हेलीकॉप्टर फ्लाई ना कर सके, लेकिन फिजिकली लेकर के उनको इवैक्यूएट करा जाए। वैसे दूरी काफी है, कोई मतलब 2 दिन का रास्ता स्टूडेंट्स को जब लेके जाते हैं ऊपर बेस कैंप में तो 2 दिन का रास्ता है रोड हेड से, गांव है बुक्की। लेकिन जो एनआईएम के पास में क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो ट्रेन्ड पोर्टर्स हैं,
जो इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वहां की, वो ना 8-8 घंटे में भी ये पूरी दूरियां तय करते हैं। तो ये सब तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, डिपेंड करेगा कैजुअलिटी की कंडीशन क्या है और किस तरीके से उसको जल्दी से जल्दी लो ऑल्टीट्यूड में लाया जाए और मेडिकल सपोर्ट दिया जाए। सुशील, क्या ऐसे मौके पर जो भी एक्सपर्ट लोग हैं जैसे आप हैं, क्या सरकार कोशिश करती है पहुंच बनाने की ताकि आप लोगों की एक्सपर्टीज का फायदा उठा सके? देखो, उत्तराखंड में तो सरकार काफी ज्यादा वो कर रही है। अभी तो इस ऑपरेशन में मैं देख रहा था धामी जी खुद ही इन्वॉल्व हो रखे हैं ताकि सेंट्रल रिसोर्सेज जैसे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर हो गए ले जाने के लिए ऊपर रेस्क्यू टीम को, उसके बाद में रेस्क्यू टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो क्वालिफाइड होते हैं उसमें वो भी इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो चीजें ना अपने आप ही तेज होती हैं। और फिर दूसरा ये है कि उत्तराखंड जो है ना, ये वो वाला हिमालय क्षेत्र हो गया है जहाँ पे डिजास्टर आ रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब क्योंकि वो आ रहे हैं तो प्रिपेयर्डनेस की भी जरूरत है, मतलब आपको रिस्पॉन्डर बनने की जरूरत है इमीडिएट, प्री डिजास्टर ऑल्सो। तो जगह जगह पे एसडीआरएफ के ट्रेन स्टूडेंट्स, जो एनआईएम के ट्रेन स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने काफी एक्सपीरियंस ले लिया है, जो बल्कि मेरे साथ केदारनाथ में भी रहे रिकंस्ट्रक्शन में, उनको ना जगह जगह प्लेस कर दिया गया है। वैसे ही उत्तरकाशी में भी है। तो जहां जहां पे भी जरूरत होती है टाइम सेव करने के लिए, इनको एकदम से मूव करने के लिए आज उत्तराखंड में काफी अच्छी एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही है। जी, शुक्रिया कर्नल अजय कोठियाल। आप नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग पर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पूर्व में प्रिंसिपल रह चुके हैं और इस तरह के राहत और बचाव के काम में आपका काफ़ी अनुभव है, खुद एवरेस्ट विजेता हैं। तो आप बता रहे थे किस तरह की स्थितियां इस समय हो सकती हैं। दोपहर के 3 बज चुके हैं और रोशनी में अधिक से अधिक लोगों को के लिए राहत और बचाव का काम हो सकता है बेहतर तरीके से, हेलीकॉप्टर भी उड़ सकते हैं और जैसे ही अंधेरा घिरता है ये काम उतना मुश्किल होता जाता है। अभी करीब 8 लोगों को बचाए जाने की खबर है, लेकिन 21 लोग अब भी बताया जा रहा है कि इस बर्फ के तूफान में दबे हुए हैं, उनको खोजने की कोशिश जारी है।